सलाम सामीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कार ट्रैकिंग का पहला कामयाब मुजाहिरा कराची पाकिस्तान में किया गया। ये 1992 की बात है। कराची के एक शहरी की कार चोरी हो गई। वो अपनी शिकायत लेकर एक पीर साहब के पास गया। पीर साहब ने वहीं बैठे बैठे आंखें बंद करके ध्यान लगाया और गाड़ी पीर साहब की आंखों के सामने जाहिर हो गई, जिसके बाद पीर साहब अपने मुरीद को गाड़ी की लाइव लोकेशन बताते रहे। बताने वाले बताते हैं कि पीर साहब की इस करामत को वहां मौजूद बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है और वो सवाल ये नहीं है कि क्या ये वाकया सच है, सवाल ये है कि सच क्या है। ये सवाल दुनिया का सबसे गहरा सवाल है, क्योंकि हर सवाल की तह में यही एक सवाल है और यही असल सवाल है कि सच क्या है। Truth. What is truth? सच को खोजने और परखने के लिए साइंसदान एक तरीकाकार इख्तियार करते हैं जिसे साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। अगर आपने स्कूल कॉलेज में साइंस पढ़ी है तो आप साइंटिफिक मेथड के बारे में जरूर जानते होंगे। ये टॉपिक 9th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है। इस टॉपिक में हम सीखते हैं कि अगर आपने किसी वाक़े के पीछे की साइंस समझनी है तो सबसे पहले आपने उस वाक़े को ऑब्जर्व करना है, उस वाक़े के हर पहलू का बारीकी से जायजा लेना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट कर लेना है। ऑब्जर्वेशन से अगला स्टेप सोचने का है, यानी जो कुछ आपने देखा उस पर आपने गौर व फिक्र करना है। आपने सोचना है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इस वाक़े के पीछे क्या असबाब हो सकते हैं। यूं आपने अपने जहन में एक वजाहत बनानी है जो आपकी तमाम ऑब्जर्वेशंस को लॉजिकली एक्सप्लेन करती हो। इससे अगला और सबसे अहम मरहला ये है कि आपने अपनी वजाहत को टेस्ट करना है, यानी जो भी आइडिया आपने सोचा उस आइडिया को आपने तजर्बे की कसौटी पर परखना है, ताकि आप ये अंदाजा लगा सकें कि जो कुछ आप सोच रहे हैं क्या वो सही है या गलत। ये वो तरीकाकार है जिसे फॉलो करके आप किसी भी चीज या वाक़े की साइंसी हकीकत को ज्यादा बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। सच्चाई की खोज के इस तरीकाकार को साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड की अहमियत को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। यूं समझिए कि फितरत के राजों को समझने के लिए साइंटिफिक मेथड के अलावा हमारे पास कोई और तरीकाकार है ही नहीं। पिछली चंद सदियों के दौरान इंसान ने जिस तरह से फितरत के कवानीन का इल्म हासिल किया और इस इल्म की बदौलत वो तमाम सहूलियात इजाद की कि जिनके बगैर आज हमारे लिए जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी महाल है, ये तमाम इल्म और तरक्की दरअसल उस तरीकाकार को अपनाने की बदौलत मुमकिन हुई जिसे साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। ताहम नेचर को स्टडी करने का ये तरीका इंसानों को हमेशा से मालूम नहीं था। ये तरीकाकार इंसानों ने इन्वेंट किया था और वो पहला इंसान जिसे इस तरीकाकार को मुतारिफ करवाने का क्रेडिट दिया जाता है उसका नाम इब्नुल हैसम है। इब्नुल हैसम एक मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने आज से कुछ 1000 साल पहले नेचर को समझने के लिए साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना शुरू किया। इस तरीकाकार तक इब्नुल हैसम किस तरह पहुंचे, इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। इब्नुल हैसम 965 ईस्वी में इराक के शहर बसरा में पैदा हुए। उन्होंने रियाजी, साइंस और फल्कियात में महारत हासिल की और अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर ऐसा नाम कमाया कि उनके इल्म की शोहरत तमाम इस्लामी दुनिया में फैल गई। लेकिन यही शोहरत उनकी जान के लिए उस वक्त खतरा बन गई जब वो मिस्र के हुक्मरान से वादा कर बैठे कि वो दरियाए नील पर डैम बना के उसके सैलाब को कंट्रोल कर सकते हैं। पर जब वो मिस्र पहुंचे और जिंदगी में पहली बार दरियाए नील को देखा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये दरिया इतना बड़ा है कि इस पर बंद बांधना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ये बात जब बादशाह को मालूम हुई तो वो सख्त नाराज हुआ, लेकिन बादशाह की सजा से बचने के लिए इब्नुल हैसम ने पागल होने की एक्टिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें एक कमरे में नजरबंद कर दिया गया। इस कमरे की एक दीवार पर एक दिन इब्नुल हैसम को एक करिश्माती मंजर दिखाई दिया। बिल्कुल इसी तरह के एक मंजर की वीडियो चंद दिन पहले पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ये वीडियो जिला चकवाल के गांव डंडोत के एक घर की थी। घर के एक कमरे में एक टेबल पड़ी थी जिसके ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा बिछा था और जब कमरे का दरवाजा बंद करके अंधेरा किया जाता तो इस कपड़े पर अलम मुबारक का अक्स दिखाई देने लगता। वीडियो बनाने वाले ने इस मंजर को गाजी अब्बास अलमदार का मुआजिजा करार दिया, जिसके बाद इस मंजर को देखने के लिए उस घर में ज़ायरीन का तांता बन गया। देख लो जनाब, और इस गल च कोई शक शोबे की गुंजाइश नहीं। ये मौजूद नमा हस्तियां अल्लाह अपने इख्तियार विचों इन्हां इख्तियारात भी दिते वन और जो चाहन कर सकते।
बिल्कुल ऐसा ही एक मंजर आज से करीबन 1000 साल पहले काहिरा के उस नीम तारीक कमरे की दीवार पर जाहिर हुआ जिसमें इब्नुल हैसम को नजरबंद किया गया था। 1000 साल पहले किसी भी शख्स के लिए ये मंजर यकीनन बहुत हैरान कुन होगा, लेकिन उन दिनों पीरी फकीरी ने मुसलमानों के जहन बंद नहीं किए थे। इमाम गजाली की करामती साइंस को राइज होने में अभी 2 सदियां बाकी थीं और ज़ईफुल एतकादी और शख्सियत परस्ती जैसी गुलामाना सोचें अभी इतनी आम नहीं थीं। लोग हर अनोखी बात को करामत करार देकर मुतमईन नहीं हो जाते थे, बल्कि गौर व फिक्र किया करते थे, और यही गौर व फिक्र इब्नुल हैसम ने भी किया। उस तारीक कमरे की दीवार पर जो तस्वीर बन रही थी वो दरअसल कमरे के बाहर का मंजर था जो सूरज की रोशनी की वजह से बन रहा था। ये रोशनी एक छोटे से सुराख के रास्ते कमरे में दाखिल हो रही थी, यानी वो सुराख और कमरा एक कैमरे जैसी डिवाइस के तौर पर काम कर रहा था जो बाहर के मंजर से फूटने वाली रोशनी को तस्वीर में बदल रहा था। इस फिनोमेना के उसूल को समझ के इब्नुल हैसम ने पिन होल कैमरा इजाद किया और इसे बैतुल मुस्लिम का नाम दिया, जिसका मतलब है तारीक कमरा। आज इस कैमरे को कैमरा ऑब्सक्योरा कहा जाता है, जो कि दरअसल बैतुल मुस्लिम का ही लातीनी तर्जुमा है। कैमरा ऑब्सक्योरा को इस्तेमाल करते हुए इब्नुल हैसम ने रोशनी और बिनाई के उसूलों को समझना शुरू किया, लेकिन एक ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से कि जिसकी कदर व कीमत का अभी तक इंसानियत को कोई अंदाजा नहीं था। यूं तो इंसान हमेशा से कोशिश करता आया है कि वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को समझे और अपने लिए आसानियां पैदा करे। नेचर को ऑब्जर्व करना और अपनी गलतियों से सीखना इंसान की फितरत में शामिल है। इन्हीं सलाहियतों के बल पर कदीम इंसानों ने आग का इस्तेमाल शुरू किया, पहिया, सुई धागा और तीर कमान इजाद किए, जानवरों को सुधाया, मौसमों की तरतीब को समझा, खेती बाड़ी करना सीखा, कैलेंडर बनाए और आसमान का मुशाहिदा किया। बाबुल, सिंध और मिस्र के लोगों ने बड़े बड़े शहर बसाए, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई और तहरीर का फन इजाद किया। ताहम कायनात और जिंदगी की वजाहत के लिए वो लोग देवी देवताओं की कहानियों से आगे नहीं बढ़ सके। सूरज कैसे निकलता है, बारिश कैसे होती है, बिजली कैसे कड़कती है, इस तरह के सवालों के जवाब में वो लोग देवी देवताओं के किस्से ही सुनाया करते थे। लेकिन फिर यूनानी आए। यूनान के फलसफियों ने पहली मर्तबा देवताओं की बजाय इंसानी अक्ल के जरिए फितरत को समझने की कोशिश की। उन लोगों का मानना था कि लॉजिक और रीजन के जरिए हर चीज को समझा जा सकता है। उन्होंने मंतिक के उसूलों को तरतीब दिया और मैथ्स, ज्योमेट्री, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के शोबों में गरां कदर खिदमत सर अंजाम दी। ताहम यूनानी फलसफे में एक बहुत बड़ा मसला था जिसे वो लोग समझ नहीं सके। वो लोग लॉजिकल रीजनिंग के माहिर थे, मंतकी नजरियात बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। उनके नजरियात लॉजिकल भी होते और कायनात के वाकयात की वजाहत भी करते, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि नजरियात के दुरुस्त होने के लिए उनका लॉजिकल और रीजनेबल होना काफी नहीं है। सच्चाई की असल परख तजर्बे की कसौटी पर होती है और तजर्बा बड़ी बड़ी दलीलों को गलत साबित कर देता है। यूनानी तहजीब के जवाल के बाद दुनिया में अकली और साइंसी तहकीक की रिवायत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। ताहम कुछ सदियां गुजरने के बाद साइंस की शमा एक मर्तबा फिर रोशन हुई। 7वीं सदी के अरब में इस्लाम का ज़हूर हुआ और कुछ ही अरसे में इस्लाम की पॉलिटिकल बाउंड्रीज स्पेन से लेकर हिंदुस्तान तक फैल गईं। उस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। मुस्लिम स्कॉलर्स ने यूनानियों और दीगर तहजीबों के उलूम का मुताला किया, उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाया, अलजबरा से लेकर अलकीमिया तक बहुत से उलूम की बुनियाद रखी और बहुत सी नई दरियाफ्तें और इजादात की। और सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने इंसानी तारीख का सबसे अहम फिक्री कारनामा सर अंजाम दिया। उन्होंने उस तरीक़ाकार की बुनियाद रखी जिसे आज हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, और ये साइंटिफिक मेथड अपनी असल सूरत में उस वक्त सामने आया जब इब्नुल हैसम को एक तारीक कमरे में नज़रबंद कर दिया गया, जहां उन्होंने कमरे की दीवार पर बनने वाली तस्वीर का मुशाहिदा करके पिन होल कैमरे के उसूल को दरियाफ्त किया। पिन होल कैमरे की एक खासियत यह है कि इसके जरिए बनने वाली तस्वीर हमेशा उल्टी होती है। इस खासियत पर गौर करके इब्नुल हैसम ने एक उसूल वज़ा किया। वो उसूल ये था कि रोशनी हमेशा सीधी लकीर में सफर करती है। रोशनी की इस खासियत की वजह से सुराख के रास्ते कमरे में दाखिल होने वाली रोशनी की शुआएं सुराख से गुजरने के बाद भी अपना सफर सीधी लकीर में जारी रखती हैं, और यूं ऊपर से आने वाली शुआएं नीचे चली जाती हैं और नीचे से आने वाली शुआएं ऊपर चली जाती हैं और सामने की दीवार से टकराकर बाहर के मंजर की उल्टी तस्वीर बना देती हैं। इब्नुल हैसम
हेसम की ये बात बहुत लॉजिकल थी, लेकिन किसी बात का लॉजिकल होना उसे साइंसी हकीकत नहीं बना देता। साइंस का असल इम्तिहान लॉजिकल रीजनिंग के बाद शुरू होता है, और वो इम्तिहान तजर्बे की कसौटी है। तजर्बे के जरिए मफरूजों की जांच करना आज साइंस के लिए रूटीन की बात है, लेकिन इब्नुल हैसम के ज़माने में ऐसा नहीं था। फलसफी लोग गौर व फिक्र करके अपने नज़रियात बनाते और इन नज़रियात को सही साबित करने के लिए मंतकी दलाइल को काफ़ी समझते, लेकिन इब्नुल हैसम की सोच उनके ज़माने से बहुत आगे थी। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट करेंगे, और उनके इस फैसले ने इंसानी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इब्नुल हैसम ने कमरे के बाहर मुख्तलिफ जगहों पर चिराग रखे और गौर किया कि किस चिराग की तस्वीर दीवार के किस हिस्से पर नमूदार होती है। फिर उन्होंने नोट किया कि हर तस्वीर को अपने चिराग के साथ एक फर्जी लकीर के जरिए जोड़ा जा सकता है, जो कि सुराख के बीच से गुजरती है, और अगर इस फर्जी लकीर का रास्ता रोक दिया जाए तो चिराग की तस्वीर भी गायब हो जाती है। यूं इब्नुल हैसम ने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया और तजर्बे की मदद से साबित किया कि रोशनी सीधी लकीर में सफर करती है। इस सादा से एक्सपेरिमेंट के बाद इब्नुल हैसम ने बेशुमार दूसरे तजर्बात भी किए। उन्होंने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को कैमरे की आंख से देखा और ये बताया कि चांद और सितारों की रोशनी में क्या फर्क है। उन्होंने आईनों पर तजर्बात किए और बताया कि आईने में अक्स किस तरह से बनता है। तजर्बात के जरिए उन्होंने लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के उसूलों को समझा और इन उसूलों को रियाजी की जबान में बयान किया। लाइट की इस अंडरस्टैंडिंग की मदद से उन्होंने जमीन के गिर्द मौजूद फजा की थिकनेस को भी कैलकुलेट किया। फिर उन्होंने आंख की साख्त को समझा और रियाजी और ज्योमेट्री के जरिए एक्सप्लेन किया कि आंख के पर्दे पर तस्वीर किस तरह से बनती है। ये सब काम करने के बाद इब्नुल हैसम ने एक किताब लिखी और इस किताब में रोशनी और बिनाई से मुतालिक अपने नजरियात को पेश किया। इस किताब का नाम किताबुल मनाजिर है। किताबुल मनाजिर कोई आम किताब नहीं है, ये दुनिया का अव्वलीन साइंसी मकाला है। इस किताब में इब्नुल हैसम ने न सिर्फ अपने नजरियात को बयान किया बल्कि इन नजरियात को मुशाहिदात और तजर्बात के जरिए साबित भी किया। अपने तजर्बात को इब्नुल हैसम ने इस कदर तफसील के साथ बयान किया कि पढ़ने वाला खुद इन तजर्बात को दोहरा के इनके नजरियात की तस्दीक या तरदीद कर सकता था। यानी इस किताब में इब्नुल हैसम सिर्फ अपने नजरियात ही बयान नहीं करते बल्कि वो पढ़ने वालों को ये पैगाम देते हैं कि मेरी बात को ज़बानी कलामी सच ना मान लो, बल्कि जो चीज मैं बता रहा हूं उसको खुद मुशाहिदा करो, खुद तजर्बा करो और खुद हकीकत तक पहुंचो। यही अप्रोच दरअसल साइंस है और इब्नुल हैसम तारीख के पहले मुफक्किर थे जिन्होंने साइंसी मुताले के लिए इस अप्रोच को अडॉप्ट किया, वरना उस जमाने में ज्यादातर लोग मंतकी दलाइल को ही हकीकत तक पहुंचने का वाहिद जरिया समझते थे और नजरियात को टेस्ट करने की जरूरत ही महसूस नहीं करते थे। और चंद एक लोग जो तजर्बात के जरिए तहकीक करते, जैसे कि वो लोग जिन्हें अल्केमिस्ट कहा जाता है, वो लोग तजर्बे के नताइज तो बयान करते लेकिन तजर्बे की तफसील को मैजिशियन के मैजिक ट्रिक की तरह छुपा कर रखते और सिर्फ खासुल खास शागिर्दों तक सीना बसीना मुंतकिल करते। लेकिन इब्नुल हैसम का रास्ता सबसे अलग था। उन्होंने न सिर्फ तजर्बात के जरिए तहकीक की बल्कि तजर्बात के प्रोसीजर को भी पब्लिक कर दिया। किताबुल मनाजिर सन 1021 में शाया हुई। इस किताब की इशाअत इंसानी तारीख का एक अहम संगे मील साबित हुई, एक ऐसा मोड़ कि जब साइंस पहली बार अपने असल रूप में जाहिर हुई और सच्चाई की खोज ने एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके की हैसियत इख्तियार की। ताहम इब्नुल हैसम के साइंसी तरीक़ाकार को एस्टेब्लिश होने में काफी वक्त लगा। फिलासफा की तकफीर की वजह से अगली एक सदी के दौरान इस्लामी दुनिया में फलसफे और साइंस की रिवायत वैसे ही दम तोड़ गई। ताहम इसी दौरान मुसलमान फिलासफा की इल्मी रिवायत को यूरोपी मुफक्किरीन ने अपना लिया। इब्नुल हैसम की किताब का लातीनी तर्जमा यूरोप में बहुत पॉपुलर हुआ। इस किताब के पढ़ने वालों में 13वीं सदी का एक अंग्रेज फलसफी रॉजर बेकन भी शामिल था। किताबुल मनाजिर की मदद से बेकन ने ऑप्टिक्स की साइंस पर खुद भी एक किताब लिखी। ताहम इब्नुल हैसम की जिस बात ने बेकन को सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो उनका साइंसी तहकीक का तरीक़ाकार था। इब्नुल हैसम के साइंटिफिक मेथड को बेकन ने यूरोप में बहुत प्रमोट किया। धीरे धीरे यूरोप के इल्मी हलकों में ये सोच जड़ पकड़ती गई कि साइंस के सच को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही जरूरी है और ये कि साइंसदानों को एक दूसरे के काम को रिव्यू करना चाहिए ताकि वो ज्यादा काबिल एतमाद नताइज तक पहुंच सकें। 17वीं सदी के यूरोप में साइंसी इनकलाब बर्पा हुआ। इस इनकलाब के पीछे
इब्न अल हैसम का इन्फ्लुएंस बराह रास्त मौजूद था। इब्न अल हैसम फादर ऑफ ऑप्टिक्स थे और ऑप्टिक्स की साइंस साइंसी इनकलाब का अहम तरीन मुहर्रिक थी। दूरबीन की इजाद के पीछे इब्न अल हैसम की रिसर्च ने अहम किरदार अदा किया। जोहानस केपलर की तहरीरों में इब्न अल हैसम के हवाले जा बजा मौजूद हैं। गैलीलियो ने भी इब्न अल हैसम के बसरी नजरियात से इस्तिफादा हासिल किया, लेकिन साइंस की दुनिया में इब्न अल हैसम का असल कारनामा उनके साइंसी नजरियात नहीं बल्कि साइंसी तरीक़ाकार है। यकीनन इब्न अल हैसम ने हर सवाल का सही जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इंसानियत को सही जवाब तलाश करने का तरीका जरूर सिखा दिया। इब्न अल हैसम की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इस कहानी का एक वाकया अभी बाकी है और ये वाकया भी तारीख का एक अहम मोड़ है। ये वाकया इब्न अल हैसम की वफात के करीबन 150 साल बाद पेश आया। वाकया कुछ यूं है कि रुकन अब्दुल सलाम बिन अब्दुल कादिर बगदाद के एक मशहूर स्कॉलर थे। मौलाना यूनुस अंसारी के मुताबिक रुकन अब्दुल सलाम गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी के बेटे थे। उन पर किसी शरपसंद ने इल्जाम लगा दिया कि वो फलसफा पढ़ते हैं और फलसफियाना दलाइल की आड़ में इल्हादी नजरियात का प्रचार करते हैं। उस वक्त तक इस्लामी दुनिया में ये सोच राइज हो चुकी थी कि तमाम फलसफी काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। इस सोच की वजह से उस जमाने में फलसफा पढ़ना और फलसफियों की किताबें इकट्ठी करना एक संगीन जुर्म समझा जाता था। याद रहे कि उस जमाने में मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समेत जितने भी अकली उलूम थे उन्हें फलसफा ही कहा जाता था। इस फील्ड में पिछली कुछ सदियों के दौरान मुसलमान फिलासफा ने बेबहा काम किया और इस काम की बदौलत इल्म के मैदान में इस्लामी दुनिया को वही मर्तबा हासिल हुआ जो आज अमेरिका और यूरोप को हासिल है, यानी दुनिया भर से लोग इल्म हासिल करने के लिए मुसलमान मुल्कों का रुख किया करते थे। ताहम 12वीं सदी के दौरान इमाम गजाली की तालीमात के ज़रिए असर इस्लामी दुनिया में फलसफे और साइंस का कला कमा कर दिया गया। फलसफियों की किताबों को जला दिया गया और फलसफा पढ़ने के जुर्म में लोगों को सख्त सजाएं दी गईं। तो ये 12वीं सदी के आखिर की बात है कि किसी ने गौस पाक के बेटे रुकन अब्दुल सलाम पर फलसफा पढ़ने और मुल्हिद होने का इल्जाम लगा दिया। बगदाद की पुलिस ने रुकन अब्दुल सलाम के घर पर रेड किया और उनकी किताबों को जब्त कर लिया। इन किताबों में बहुत सी किताबें फलसफे और साइंस की थीं और ये किताबें पढ़ना उस जमाने में एक संगीन जुर्म था। बगदाद में उस वक्त अब्बासी खलीफा अल नासिर की हुकूमत थी। अल नासिर ने हुक्म दिया कि इन किताबों को सरेआम आग लगा दी जाए। चुनांचे बगदाद में रहबा के मकाम पर एक मजमा इकट्ठा हुआ। वहाँ एक मिंबर तैयार किया गया। इस मिंबर पर बैठकर एक मौलवी इब्न अल मारिस्तानिया ने खुतबा दिया। इस खुतबे में मौलवी साहब ने फिलासफा और उनके नजरियात की तकफीर की और रुकन अब्दुल सलाम समेत उन तमाम लोगों पर लानत मलामत की जो फलसफियों के नजरियात का मुताला करते हैं। साथ ही साथ मौलवी साहब रुकन अब्दुल सलाम की लाइब्रेरी से बरामद होने वाली किताबों को एक एक करके निकालते, हर किताब पर गुफ्तगू करते और उसके राइटर की सख्त मजम्मत करते और फिर इस किताब को फाड़ कर आग में फेंक देते। इस तकरीब के बाद रुकन अब्दुल सलाम को कैद कर लिया गया। काफी अरसा जेल में गुजारने के बाद बिल आखिर 20 मार्च 1193 को उन्हें रिहाई हासिल हुई। ये वाकया उसी दौर के मशहूर मुअर्रिख जमालुद्दीन किफ्ती ने अपनी किताब तारीखुल हुक्मा किफ्ती में बयान किया है। ये किताब सन 1230 में शाया हुई थी। किफ्ती शाम के शहर हलब के रहने वाले थे। हलब के मशहूर तबीब हकीम यूसुफ अस्सब्ती से उनकी गहरी दोस्ती थी। हकीम यूसुफ इस वाक़े के ऐनी शाहिद थे। किफ्ती लिखते हैं कि हकीम यूसुफ ने मुझे बताया कि मैं उस वक्त बगदाद में एक ताजिर की हैसियत से मौजूद था। मैं इस इज्तिमा में शरीक हुआ, इब्न अल मारिस्तानिया की गुफ्तगू सुनी और मैंने उनके हाथ में इब्न अल हैसम की एस्ट्रोनॉमी की किताब अल हय्यत देखी। इस किताब में सितारों के ऑर्बिट्स को दायरों की शक्ल में ड्रॉ किया गया था। मौलवी ने इन सर्कल्स को दिखाया और कहा, ये देखो किस कदर रंज की बात है, किस कदर आफत है, कितनी बड़ी मुसीबत है, और किताब को फाड़ कर आग में फेंक दिया। किफ्ती मजीद लिखते हैं कि हकीम यूसुफ अस्सब्ती का कहना था कि मैंने इस वाक़े से उस मौलवी की जहालत और तासुब को पहचान लिया, क्योंकि इल्म हय्यत यानी एस्ट्रोनॉमी में कोई कुफ्र नहीं होता, बल्कि ये इल्म ईमान की तरफ लेके जाता है और अल्लाह ताला की कुदरत को जानने और इसकी कामिल तदबीर और हिकमत को समझने का जरिया बनता है। यहाँ इस वाक़े को बयान करने का एक मकसद है। 12वीं सदी की इस्लामी दुनिया में कट्टर मुल्लायत के हाथों फलसफियों और साइंसदानों पर एक कयामत गुजरी थी।
तमाम फलसफियों को बगैर इस्तिस्ना के दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया गया, उनकी किताबों को जला दिया गया, उन्हें सख्त सजाएं दी गईं, फलसफे और साइंस की तालीम को बैन कर दिया गया, हत्ता कि फलसफा पढ़ने के जुर्म में लोगों को कत्ल तक किया गया। इस सानहे के मुख्तलिफ वाक़यात को उसी ज़माने के मुसलमान मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों में तफसील से बयान किया है, लेकिन इस एविडेंस के बावजूद मुसलमानों ने इस्लाम के उन हीरोज़ की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया कि जिनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो फ़लसफ़ा और साइंस का मुताला करते थे। इस्लाम के ये गैलीलियो आज भी अपने इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारी तारीख़ के इस तल्ख़ बाब का मुताला करें और इस तारीख़ से सबक हासिल करें, और वो सबक ये है कि इल्म के मैदान में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम हमारे गैलीलियोज़ को इंसाफ दिलवाएं, ताकि हमारा मुआशरा ज़हनी लिहाज से 12वीं सदी से आगे बढ़े और साइंस को इल्हाद करार देने की मुल्लाई कोशिशों को मुकम्मल तौर पर रद्द करे। और आखिरी बात ये कि इस वीडियो में हमने जिस सच्चाई का जिक्र किया उसे ऑब्जेक्टिव या साइंटिफिक रियलिटी कहा जाता है, लेकिन सच एक और तरह का भी होता है जिसे हम सब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं। सब्जेक्टिव रियलिटी क्या है और इस रियलिटी तक पहुंचने का तरीकाकार क्या है, इस बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।